नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी हुई एक अहम घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खिलाया है। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता मीटिंग में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है, निर्देश दिया है। अधिकारियों को इस बारे में जल्द नियम बनाने का आदेश दिया है सीएम ने कहा कि SC/ST को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है और उनकी तरक्की के लिए दूसरी संभावनाओं पर भी विचार किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग जल्द लंबित कांडों का निष्पादन करे। इसके लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। इस बैठक में डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी भी मौजूद थे। और रवि एस नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। रवि, एक बड़ा दलित कार्ड खेल लिया है, क्या चुनाव से इसे जोड़कर देखा जाए सीधे तौर पर? जी बिल्कुल अनूप, और जिस ढंग से आज की जो बैठक हुई है और बैठक में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है उसे इसी तरह देखा बिल्कुल जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले जो है दलितों को लेकर के ये घोषणा की गई है, जिसमें जैसे आपने बताया कि बिल्कुल किसी भी अगर दलित परिवार की हत्या होती है तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक घोषणा और बड़ी की है कि जितने भी दलित परिवार है उन्हें रहने के लिए जो जमीन है वो दी जाए, उनके जो आवास है जल्दी से जल्दी जो है उनके आवास का भी निर्माण कराया जाए। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी घोषणा है। और हालांकि पहले से कई योजनाएं जो है SC/ST को लेकर के मुख्यमंत्री चलाते रहे हैं। आपको बता दो कि SC/ST कल्याण योजना को लेकर के मुख्यमंत्री हमेशा सजग रहे हैं और कई बड़ी घोषणाएं और योजनाएं चलाते रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो ये बड़ी घोषणा है उसे कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि चुनाव को लेकर के ये सारी बातें जो है वो हैं। और खास करके इसमें कहा जाता है कि दलित को लेकर के जैसे अभी तनातनी चल रही है, चिराग हो, मांझी हो या तमाम चीजों को लेकर के, तो कहा जा सकता है कि एक कदम आगे बिल्कुल रवि, एक कदम आगे की सोच रहे हैं नीतीश कुमार। और यही वजह कि मुख्यमंत्री ने दलित कार्ड खिलाया, दलितों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया कि किसी की दलित की हत्या होती है तो उसे सरकारी नौकरी दिया जाएगा और उनके लिए घर का भी ऐलान किया कि उन्हें घर भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इधर इन सबके बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री RK सिंह का बेहद अहम बयान सामने आया है। RK सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, लेकिन साथी दलों को छोड़ने की पार्टी की परंपरा नहीं है। जाहिर तौर पर RK सिंह का यह बयान एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पहले बिहार की सियासत को गरमा सकता है। अगर आप गठबंधन में पार्टियों का आप रिलेटिव वेटेज ले लें और ये देख लें, रिलेटिव वेटेज ले लें तो उसमें हमारा वेटेज, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वेटेज है वो तो ज़्यादा है, तो इसमें हमको तनिक भी डाउट नहीं। लेकिन एक चीज़ आप समझ लें कि हम लोग जदयू के साथ 1996 से हैं, हम लोग की पुरानी पार्टनरशिप है, तो हम अपना पार्टनरशिप क्यों तोड़ें? तो हम तो नहीं तोड़ने वाले इस अपने पार्टनरशिप को। लेकिन जहाँ तक आप सोचते हैं कि हाँ क्या हम अकेले लड़ने की स्थिति में हैं या नहीं, तो बिल्कुल है, हम अकेले लड़ने की भी स्थिति में हैं और अकेले लड़ कर सरकार बनाने की भी स्थिति में। इसमें कहीं कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। आप इधर विधानसभा चुनाव से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप अपने समर्थकों को चुनाव में टिकट दिलाने की तैयारी में है और इसके लिए उन्होंने पटना में छात्र RJD की बैठक की। यह बैठक पार्टी से अलग है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि छात्र RJD से जुड़े वैसे नेताओं को पार्टी में टिकट दिया जाएगा जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और इसके लिए वो रांची जाकर लालू प्रसाद से बातचीत भी करेंगे। तेज प्रताप यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। RJD के साथ तेज प्रताप यादव ने एक बैठक की है और ये बैठक पटना के एक निजी होटल में हुई है। हमारे साथ मौजूद है तेज प्रताप, बात करते हैं इनसे। तेज प्रताप जी, आपने बैठक की है, बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया? देखिए, बैठक जो हम लोग ने किया, छात्र संवाद करके हम लोग पूरे बिहार के जितने भी तमाम जिला हैं, तमाम जिला में छात्र संवाद चलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से जो चुनाव जो आ रहा है 2020 का चुनाव, और जिस तरीके से नौजवानों को जो धोखा देने का काम किया है इस सरकार के द्वारा, और पूरे तरीके से जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान, जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, और कई एक ऐसी समस्याओं को लोगों ने, छात्र के लोगों ने, लड़कों लोग जो जिला के हैं, उन लोगों ने झेलने का काम किया है।
और जिस तरीके से बिहार सरकार ने इन लोगों के साथ, इन लड़कों के साथ और छात्र के नौजवान आम से आम लड़का जो है उसको रोज़गार नहीं मिला, जिसका कारण है कि सब लोग बिहार छोड़ करके जाना पड़ता है। तो तमाम ऐसी मुद्दाएं थी और चुनाव का भी विषय भी था और अपना संगठन को नया संगठन बनाया गया है, नया कमेटी सभी जिला अध्यक्षों को बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया सेलेक्ट करके। और हमारी इसमें एक छोटा सा हमने एक पहल भी किया कि सब लड़के लोगों का जैसे कि डिमांड था कि टिकट, जिस तरीके से जो चुनाव का जो टिकट का जो चल रहा है माहौल, तो उसमें जो जिनका एज है लड़कों का, जिनका 25 है और जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको भी हम उसमें कि छात्रों को भी चुनाव लड़ाया जाए और ये डिमांड हम रखने का काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और तेजस्वी जी से। ऐसे कितने छात्र संगठन से जुड़े लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके लिए आप सिफारिश करेंगे लालू यादव जी से? देखिए, उसमें जैसे है कि लड़के जो काम कर रहे हैं लगातार, तो इसमें लोगों का अपना, सारे लड़कों का अपना चाहत होता है कि हम भी भाई आगे बढ़ करके और पार्टी के लिए जब शुरू से हम कर रहे हैं तो हमारी भी एक होनी चाहिए कि हम भी चुनाव लड़े, फेस करें, हर एक चीज़ को देखें। विधायक तो सबके मन में अपना अपना रहता है, तो वैसे लड़के जो लड़के रहेंगे इन्वॉल्व हैं जो पार्टी से और जो सामाजिक न्याय को जो फॉलो करते हैं, तो हम वैसे लड़कों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छात्र राजद से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संघर्ष किया है पार्टी के लिए, जिन लोगों ने वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसको लेकर के ये अपने पिता लालू प्रसाद यादव से बात भी करेंगे, सिफारिश करेंगे। खैर देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के इस मांग पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या विचार करते हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री के साथ ही अंतरकला भी अब सामने आ गई है। तभी तो सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर चिराग ने जब सवाल खड़े किए तो मांझी ने खुलकर जवाब दिया और साफ कर दिया कि नीतीश के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं। तो क्या मांझी के बहाने नीतीश एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं? जब नीतीश जी के साथ हैं, अगर नीतीश जी को किसी भी प्रकार के हानि की बात अगर वहाँ से होती है चिराग जी के यहाँ से, तो उसका प्रतिकार हम उसी रूप में करेंगे। यानी हमको सुनने में आया कि वो कहते हैं कि जहाँ से जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे चिराग साहब। हम भी कहते हैं कि जहाँ एलजेपी का कैंडिडेट होगा वहाँ हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लड़ेगा चुनाव। हम अगर लाभ की बात सोचते तो हमको तो राज्यपाल बनाया जा रहा था, कहाँ हम स्वीकार किया। 2 दिन पहले एनडीए में घर वापसी करने वाले जीतन राम मांझी के तेवर सहयोगी एलजेपी पर बेहद तल्ख हो गए हैं। चिराग जी के यहाँ से, तो उसका प्रतिकार हम उसी रूप में यही वो बयान है जिसने सत्ताधारी दल में मांझी वर्सेस चिराग वाली सियासत को हवा दे दी है। मतलब मांझी के बयान के मायने और संदेश बिल्कुल साफ हैं। नीतीश के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं, चिराग आवाज उठाएंगे तो जवाब मैं दूंगा। रामविलास ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ फायदे के लिए काम नहीं करता। जीतन राम मांझी ने चिराग को तो जवाब दिया ही, उनके पिता रामविलास पासवान को भी नहीं छोड़ा। कह दिया कि दलितों की भलाई का काम तो पासवान जी ने किया ही नहीं। जो शेड्यूल कास्ट के हित के लिए बर्निंग मुद्दा है, उस पर इतना बड़ा राजनीतिक जीवन और सरकार में लगातार रहने के बाद भी वो मामला को उन्होंने तरजीह नहीं दी। इसीलिए यहाँ पर वैचारिक हम लोगों में बातें हो सकती है। वो बोलेंगे शेड्यूल कास्ट के बारे में तो हम कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। चिराग को मांझी के चेतावनी पर जेडीयू के नेता संभलकर बयानबाजी कर रहे हैं, खुद के ताकत बढ़ने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि मांझी बगैर नीतीश के शह पर ऐसे बयान नहीं दे सकते। मांझी जी बड़े नेता है और कमजोर वर्गों में उनका व्यापक आधार है। उनके आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। जिस तरह से ये अटैक कर रहे हैं चिराग जी को, वो खुद मांझी जी कर रहे हो मैं नहीं मानता, लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप एक दिन पहले गए हैं और एक दिन 24 घंटे के अंदर अगर इस तेवर से आप कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये तेवर स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता।
तो चुनावी साल में विरोधियों को दम दिखाने को तैयार एनडीए का जायका क्या मांझी की एंट्री ने बिगाड़ दिया है, या फिर मांझी के बहाने नीतीश क्या एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं? खुद की सरकार पर चिराग के सवालों का जवाब क्या मांझी की ओर से बताने की सोची समझी कोशिश की जा रही है? वैसे सीट शेयरिंग से पहले ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है, जिसका सियासी मतलब बखूबी समझा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से रवेश नारायण, रजनीश और साकेत की रिपोर्ट। और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी की टीम ने शोभिक को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सैमुअल मिरांडा के कबूलनामे के बाद गिरफ्तारी हुई है। कल कोर्ट में शोभिक चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। मुंबई से एक खबर है जहां रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी की टीम ने शोभिक को गिरफ्तार किया है। सुशांत को इंसाफ दिलाने के नाम पर शुरू हुई थी एक कहानी जो बेपटरी होकर धीरे धीरे मुंबई स्मिता की तरफ घूम गई। वजह है सियासत। महाराष्ट्र सरकार सहित एमएनएस की अब कंगना के खिलाफ वो हो गई है, और लेकिन कंगना ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। मुंबई आने से रोका क्यों? मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस पर सवाल, टोका क्यों? मेरी मांग है मुंबई पुलिस से कि मुंबई पुलिस से मेरी मांग है, निवेदन है कि कंगना रनौत के ऊपर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा के उनको तुरंत अरेस्ट कीजिए। मांगी सुरक्षा तो सियासत क्यों? कंगना बोल रही है ये लड़की, जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चलता है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र पर मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। सुना आपने, संकेत सीधे बीजेपी पर है, ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब सियासत की दूसरी तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर उतरी ये महिलाएं शिवसेना की हैं, जो कंगना के पोस्टर पर जूते मार रही हैं। कंगना रनौत का पुतला फूंक रही हैं। साथ ही कंगना के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। मतलब ये कि पूरा मामला अब महाराष्ट्र की स्मिता की तरफ मोड़ा जा रहा है। मुंबई के नाम पर महासंग्राम। कंगना ने किया ऐलान, रोक सको तो रोक लो, 9 सितंबर को भरूंगी उड़ान। कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार। गुरुवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कंगना को मुंबई नहीं आने की सलाह दी थी। जवाब में कंगना ने ट्वीट कर अपने मुंबई आने की जानकारी दी है। मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊँ। अब मैंने फैसला लिया है कि मैं मुंबई जल्द आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं जिस समय मुंबई पहुंच जाऊंगी वो टाइम भी सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। किसी के बाप की हिम्मत है तो रोक ले। कंगना रनौत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उनका ये तल्ख अंदाज दिखा रहा है कि वे संजय राउत को सीधे चुनौती दे रही हैं। जवाब में सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अपराध होता है। लेकिन ये महिला कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? इतना ही नहीं, संजय राउत ट्वीट पर दी गई अपनी सलाह से भी पलटी मारते दिखे। कहा, हम किसी को धमकी नहीं देते। देखिए, धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। संजय राउत ने भले ही पलटी मार दी हो, लेकिन गृह मंत्री अनिल देशमुख और शिवसेना दोनों ने ही कंगना के खिलाफ प्रहार तेज कर दिया है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। हमारे पुलिस के बारे में कोई फिल्मी कलाकार इस प्रकार का बयान देता है तो हम उसका धिक्कार करते हैं। कंगना रनौत ने बहुत ही गंदी तरह से कि मुंबई की अवहेलना की है। उसने अगर मुंबई को पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर ऐसा कहा है तो उसके ऊपर देशद्रोह का खटला दाखिल होना चाहिए, उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये सरकार है, सत्ताधारी हैं,
सुनिए इनकी ठसक। ये अब तय करेंगे कि कौन कहां जाए और कहां नहीं जाए। मतलब हद है, देश में संविधान है या नहीं? नागरिक का अधिकार संविधान तय करेगा या सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।